नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी के जो हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर रहे हैं उसका थर्ड पार्ट लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अगर अच्छी लगती है तो 10 लोगों को आपको ये वीडियो शेयर भी करनी है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि द लेयर start at earth surface and extend 8 to 14.5 किलोमीटर हाई। आप आंसर इसी से समझ गए होंगे, लेकिन और आगे लिखा हुआ था दिस पार्ट ऑफ द एटमोसफियर इज द डेंसेस्ट, मतलब डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है दूसरी लेयर्स के कंपेयर में। ऑलमोस्ट ऑल वेदर इन दिस रीजन। आंसर हो जाएगा, जब आपने यही लाइन पढ़ ली होगी तभी आप समझ गए होंगे अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर तक की लेयर कौन सी होती है, तो ट्रोफोस्फीयर होती है, जो कि पहली लेयर है, अर्थ से पहली लेयर है वो। ये आप आंसर देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जो अर्थ सरफेस है उससे 8 किलोमीटर के आसपास, थोड़ा 2-3 किलोमीटर ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो ट्रोफोस्फीयर है। उसके बाद और ऊपर जाएंगे 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है। उसके और ऊपर जाएंगे 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर है और 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर है और 400 किलोमीटर से ऊपर एक्सोस्फीयर है। ये हमने इस तरीके से लेयर्स वाइज डिवाइड कर रखा है। आपको मालूम होगा ट्रोफोस्फीयर में सारे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है वो होती हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये सारी लेयर को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है अर्थ सरफेस से तो उसका नाम दिया गया है ट्रोफोस्फीयर। उसके बाद देखो स्टेबल हो गया तो कुछ और नाम देना पड़ेगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इस तरीके की जो एक्टिविटी दिखाई वो किसने दिखाई, स्ट्रेटोस्फीयर में। और उसके बाद फिर स्टेबल हुआ, फिर टेम्परेचर का चेंज हुआ। जब चेंज हो रहा है तो हम लेयर का नाम भी चेंज कर दे रहे हैं। उसके बाद उसका मीजोस्फीयर हुआ, फिर एक पॉज आया, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ, उसे थर्मोस्फीयर और एक्सो को हमने ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ट्रोफोस्फीयर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। आप जैसे ही माफ कीजिएगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जैसे ही आप हाइट से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर ट्रोफोस्फीयर में डिक्रीज करेगा। आप देख सकते हैं इस तरफ जा रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है और ऊपर हाइट बढ़ी रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर गए तो स्टेबल रहा, कुछ दूरी तक टेम्परेचर स्टेबल रहा स्ट्रेटोस्फीयर में। उसके बाद टेम्परेचर फिर इंक्रीज करेगा। तो ये आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपसे इतना जरूर पूछ सकते हैं कि ट्रोफोस्फीयर में जब आपकी हाइट इंक्रीज होगी तो आपका टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको ये याद रखना है, हाइट इंक्रीज होने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहां पर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 5 लेयर होती हैं, लेकिन यहां मैंने 6 लिख रखी हैं। आप कंफ्यूज मत होना, आपका भी कंफ्यूजन दूर करता हूं। 5 लेयर हम मानते हैं, 5 लेयर होती हैं। पहली लेयर है ट्रोफोस्फीयर, जहां पर सारी वेदर चेंजेस होंगे, मतलब मौसमों का चेंज, जो भी मौसम का चेंज होता है वो ट्रोफोस्फीयर में ही आपको दिखेगा। अगला है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि ओजोन लेयर, जिसके पास ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, हार्मफुल जो रेज आ रही हैं सन से, उसको रोकती है ये। मीजोस्फीयर है उसके बाद, जहां पर मेटियोर्स होते हैं, मतलब कि उल्का पिंड वगैरह आपने सुने होंगे, जलती हुई आग का गोला आप कह सकते हैं इनको, ये वहां पर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद थर्मोस्फीयर की बात की जाए तो यहां पर जो आपकी रेडियो वेव्स हैं वो टकराकर अर्थ में आती हैं। आप जानते होंगे सिग्नलिंग का जो कंडीशन होती है वो थर्मोस्फीयर से होती है। आप लोग कहेंगे नहीं, हमने तो आयनोस्फीयर पढ़ रखा है। तो देखो, चाहे आप थर्मोस्फीयर कर लो चाहे लोअर थर्मोस्फीयर कर लो, जो लोअर पार्ट है थर्मोस्फीयर का वही आयनोस्फीयर है, ठीक है। और साथ साथ आपको यह भी याद रखना है, थर्मोस्फीयर में सैटेलाइट्स और ऑरोरा, जो सैटेलाइट्स हैं वो आपको थर्मोस्फीयर में ही दिखेंगी। और एक्सोस्फीयर के बारे में अभी ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है। इतना आपको लेयर्स के बारे में याद रखना है। आप इनको एक बार सीक्वेंस से रोकिए वीडियो को और खुद पढ़िए, आपको याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द किडनी। तो देखो, अब यहां पर अगर आपको आंसर डायरेक्टली पता है तो आप आंसर लगा देंगे, नहीं पता है तो आपको सोचना पड़ेगा क्या, कि हार्ट से जब भी ब्लड बाहर जाता है,
जिस भी हमारी वेसल से बाहर जाता है उसको हमने नाम दे रखा है स्पेशल आर्टरी। क्या बोल रखा है? ये नाम दिया है। मतलब आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से ब्लड को दूसरे पार्ट्स में ले जाना। तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें आर्टरी लगा हुआ है, और ये कोरोनरी आर्टरी भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि जो वेन है, जो वेन हमने वेसल का नाम दिया है, ये क्या करती है? ये बॉडी से हार्ट में ब्लड को लाती है। तो जो लाती है उसे कहते हैं वेन, और जो हार्ट से ब्लड को ले जाती है उसको कहते हैं आर्टरी। तो आप यहां पर आंसर समझ गए होंगे, पहले और दूसरे में से ही होगा। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? ये वो आर्टरी होती हैं जो हार्ट में, हार्ट की मसल्स को ब्लड देती हैं। मतलब उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हार्ट भी काम कर रहा है रेगुलर, तो उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जो हार्ट को ब्लड देती हैं उनको हमने दिया है कोरोनरी आर्टरी। और जो किडनी को ब्लड देती हैं, किडनी में ब्लड जाता है, ब्लड जाने के बाद वहां छनता है, और छनने के बाद फिर वापस दूसरे पार्ट या फिर हार्ट के पास पहुंच जाता है, तो वो क्या है? हमारा रीनल आर्टरी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रीनल आर्टरी वो आर्टरीज हैं जो किडनी को, हार्ट से ब्लड किडनी में आता है, और जाता किससे है? तो रीनल वेन से किडनी से ब्लड अब या तो बॉडी पार्ट में जाएगा या तो फिर हार्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये आपके लिए आंसर यहां पर लगा रखा है, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप देखिए, किडनी के अंदर ये प्रोसेस होता है पूरा। तो आप खुद सोच सकते हैं, पहले ब्लड आएगा, जब ब्लड आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली क्या है? वेसल, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से ही तो ब्लड आएगा। कहां से आया होगा? हार्ट से आया होगा ब्लड। तो ये इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और जाएगा कैसे? किडनी से ब्लड जाएगा कैसे? तो आप देख सकते हैं रीनल वेन लिखा हुआ है यहां पर, तो ये जाने का मीडियम बन जाएगा। आप फिगर से भी याद कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक ई बुक है जो कि सिर्फ 99 रुपए में दी जा रही है। 2000 क्वेश्चन का पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसमें 500 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, 500 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, 500 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, 500 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के हैं। तो आप इसे खरीद लें, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिट देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो इसका आंसर तो हो जाएगा आरबीआई। आगे एक्सप्लेन करता हूं। आरबीआई इसका आंसर है। किसका? मॉनेटरी पॉलिसी भारत की कौन रेगुलेट करता है, कौन फॉर्मुलेट करता है? तो वो है आरबीआई। आरबीआई के बारे में जान लें तो आरबीआई 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका 1937 में कलकत्ता से मुंबई मूव कराया गया, और अब मुंबई में ही इनका हेडक्वार्टर है। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब भारत सरकार के हाथ में आ गया था। उससे पहले प्राइवेट स्टेक होल्डर इसको चला रहे थे। कुछ फंक्शंस मैंने यहां पर आरबीआई के लिख रखे हैं, जैसे कि मॉनेटरी अथॉरिटी यही है, रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फाइनेंस सिस्टम आरबीआई करता है, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के हाथ में है, इशू ऑफ करेंसी 1 रुपए का सिक्का छोड़ के बाकी सब इशू, सारी करेंसी को इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। डेवलपमेंट रोल, मतलब जितना डेवलपमेंटल रोल है वो सारा ये करेगा, सरकार के साथ मिलके काम करता है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज एंटेंकल्ड बाय पार्लियामेंट वाइड डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये बनाया गया था, जीएसटी को इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपका आंसर होगा 101वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग 2016 में इसको पास कराया गया था। ठीक है, चलिए यहां पर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे तो आपके लिए आंसर लगा रखा है। 101 तो आप जान गए, तो 103 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर लोग हैं, उनको 10% का कोटा दिया गया है सरकार के द्वारा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो क्या है? एससी एसटी जो रिजर्वेशन, एसटी एससी जो कैटेगरीज हैं उनको रिजर्वेशन उनका एक्सटेंड किया गया है। किसके? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 73 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से रिलेटेड है, और 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था।
74 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1992 में हुआ था और ये म्युनिसिपल मतलब कि नगर पालिकाओं के लिए एक्ट अमेंडमेंट किया गया था। और 61 तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1988 में हुआ था। 21 साल से 18 साल कर दी गई थी युवाओं की एज जो कि वोट डाल सकते थे। वो 326 आर्टिकल के अंदर ये चेंज किया गया था। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी, टू हुम डिड महात्मा गांधी गिव द दीन बंधु। महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु कहा था? तो आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज को। CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी ने दीन बंधु के नाम से बुलाया था। यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु, मतलब कुंडलकुलम कहां पर है? तमिलनाडु में है, यही आपको याद करना चाहिए। और ये किसके कोलैबोरेशन से बना था? तो आंसर हो जाएगा हमारा रशिया के कोलैबोरेशन से बना था। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर आपके लिए आंसर लगा रखा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस समय हमारे पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो आप कहोगे 22 हैं। 7 स्टेट में 22 बना रखे हैं भारत ने। बात करें कि जो 22 है उनमें से इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये 1993 में बना था, गुजरात में है। ये मैं ईयर छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्टली लोकेशन बताता हूँ। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कायगा कर्नाटक में है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये तो आप समझ जाएंगे राजस्थान में है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में, और यही पहला है। आप देख सकते हैं ईयर वाइज भी 1969 में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का पहला पावर स्टेशन था। और कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में, आपको यही क्वेश्चन था जो कि रशिया की मदद से बनाया गया 2013 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट काफ़ी जगह रिपीट हुए थे, अलग से MCQ बनाने के बजाय मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। व्हेन वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया सेटअप? तो 1969 में पहला बनाया गया था, और मैंने आपको बता दिया कौन सा था, तारापुर। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? तो तमिलनाडु का कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे बड़ा है इस वक्त भारत का। द ओल्डेस्ट और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, वो कौन सा है? अप्सरा, जो कि बार्क ने इसको बनाया था। बार्क की फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर? तो सिंपल सी बात, आपसे टेम्परेचर की यूनिट पूछ रहा है। तो देखिए, अब बहुत सारे लोग ना सेल्सियस में नापते हैं, तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे काफ़ी टाइम से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर इसकी यूनिट नहीं है। SI यूनिट है इसकी केल्विन। वैसे 3 हम यूनिट्स में टेम्परेचर को नापते हैं, कौन कौन सी है? केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। फ्रेंडली हम इन 3 से ही है, और इन 3 से ही हम अपने टेम्परेचर्स को नापते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर आपसे पूछा जाए तो आप फ़ारेनहाइट बोलेंगे। आपसे पूछें कि जो डॉक्टर हैं वो हमारे टेम्परेचर को नापते हैं, वो किस में नापते हैं? केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में। आप कहोगे फ़ारेनहाइट में। ठीक, आप कहोगे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का हम नॉर्मली कहते हैं 37 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस, ये किस में? तो सेल्सियस में नापते हैं। एटमॉस्फेयर का हम टेम्परेचर मोस्टली सेल्सियस में नापते हैं। और वैसे SI यूनिट होती है टेम्परेचर की केल्विन। और ऐसा यही क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने यहीं पर आपके लिए आंसर लगा रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? आप कहोगे ये CHSL का है। मैं कहूँगा बिल्कुल, ये ऐसे क्वेश्चन भी CHSL में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मोहन करमचंद गांधी, ये शायद आपको सबको पता होगा कि फादर ऑफ इंडिया इनको ही कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ नेशन इनको कहा जाता है भारत का। ठीक, चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं टाइटल्स। तो महात्मा गांधी को कहा जाता था, मतलब गांधी पहले था उनका नाम, लेकिन बाद में महात्मा जोड़ दिया गया। किसने उनको महात्मा टाइटल दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको ये टाइटल दिया था। फादर ऑफ नेशन भी महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये टाइटल किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ये टाइटल दिया था। लोकहितवादी, ये किसका टाइटल है? गोपाल हरि देशमुख का, लोगों ने इनको ये टाइटल दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने सुना होगा, तो वल्लभ भाई पटेल का ये टाइटल है। और इनको बारदोली की जो औरतें थी उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था। राजा आपने सुना होगा, राजा राम मोहन राय,
तो राम मोहन राय को ये टाइटल दिया गया था, अकबर सेकंड ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपने जरूर सुना होगा, ये टाइटल इनको मिला था इंडियन और जर्मन ऑफिशियल के द्वारा। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था देश नायक, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको ये टाइटल दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का टाइटल है, लोगों ने इनको कहा था। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का टाइटल है। और महाराजा ऑफ खेतरी महाराजा ऑफ खेतरी जिनका नाम अजीत सिंह था, उन्होंने ये टाइटल इनको दिया था। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपसे अनुरोध है अब लाइक कर दीजिए और एटलीस्ट पॉज कर दीजिए वीडियो को, और जो भी आपके सुविचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। और मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो जरूर आप देखिए। आप यकीन मानिए, बस मुझे दो महीने दीजिए, आप अपने 2 महीने दीजिए, उसके बाद आप देखिए करंट अफेयर में आपका कितना ड्रास्टिकल चेंज आएगा। 2 महीने बस आपके मांग रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर द दिलवारा टेम्पल ऑफ जैनिज्म लोकेटेड? तो आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। माउंट आबू जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां पर दिलवारा टेम्पल जो जैन का है वो लोकेटेड है। मैं यहां पर बात कर लेता हूं और बाकी टेम्पल्स की। तो महाराष्ट्र में एक सिद्धि विनायक टेम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। तमिलनाडु में रामेश्वरम या रमनाथा स्वामी, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा, मैं भी बहुत ज़्यादा आस्था रखता हूं, लेकिन गलती से अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। तो ये टेम्पल तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कंबाकोनम टेम्पल है, और उत्तराखंड में गंगोत्री टेम्पल है। अब दिक्कत ऐसे नाम पढ़ने में ये हो जाता है कि मैं इधर नॉर्थ की तरफ बिलोंग करता हूं, तो मेरे को ये नाम थोड़े से दिक्कत कर जाते हैं, तो आप माफ़ कीजिएगा अगर किसी को ठेस पहुंच जाती है कि मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर देता हूं। तो उत्तराखंड में गंगोत्री टेम्पल है, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ केव टेम्पल है, उत्तर प्रदेश में इस्कॉन टेम्पल है, आई थिंक ये इलाहाबाद में है। इस्कॉन टेम्पल कहां पर? इलाहाबाद में है, आप कंफर्म कीजिएगा एक बार। मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है, और अरुणाचल प्रदेश में मलिनीथम टेम्पल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करेक्टली जो मैच कर रहे हैं ना फाउंडर और जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनको बताओ। तो देखो, राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना ना ये नहीं की थी, क्योंकि शायद मुझे जितना याद आ रहा है दयाराम सरस्वती ने की थी। रामाकृष्ण पद्महंस ने रामकृष्ण मिशन की नहीं की थी। दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज, बिल्कुल नहीं, ब्रह्म समाज की तो राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये गलत हो गया। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, यही आंसर है। चौथा आंसर यहां पर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहां पे आपके लिए आंसर लगा हुआ है। यहां पर कुछ मिशन है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए बात कर लेता हूं। जैसे यहां पर ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज भी इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इनको। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने की थी। अलीगढ़ मूवमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखिए सैयद अहमद खान ने और बाकी बहुत सारे लीडर थे। और थियो बैंड मूवमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अब नाम चैरिटी से आप याद कर सकते हैं, मदर टेरेसा ने इनकी स्थापना की थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया? तो गवर्नमेंट हेड कौन होते हैं स्टेट के? गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं स्टेट में? तो आंसर हो जाएगा गवर्नर। अगर केंद्र में बात कर ली जाए तो केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात कर ली जाए, मतलब यूनियन टेरिटरी में बात कर ली जाए, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं हेड। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो स्टेट में कौन है गवर्नर, कौन है हेड? गवर्नर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर? आपको मालूम होगा हमारा जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ही लाइट को ट्रैप करता है। आपको इतना तो मालूम होगा ना, प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल होता है। तो वो क्लोरोफिल कहां पर उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट यहां पर सबसे बेस्ट आंसर है, और यही पार्ट हो जाएगा जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद शुगर बनता है। शुगर इस फॉर्म में नहीं बनता है, मैं आपको बता दूं, C6H12 और O6 के फॉर्म में शुगर बनता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लो खाना बन गया, प्लांट ने खाना बना लिया,
तो जब मान लो ज़्यादा खाना बना लिया तो किस फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट? तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है खाने को, एक्स्ट्रा खाने को। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं एनिमल के बारे में पूछ लूँ, एनिमल जब ज़्यादा खाना खा ले मान लो, तो किस फॉर्म में खाने को स्टोर करता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल स्टोर करता है खाने को, प्लांट करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आप कहोगे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, बिल्कुल पूछे जाते हैं भाई, इजी और हार्ड दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये नहीं कि हार्ड पढ़ना है, इजी भी पढ़ते रहना है ताकि आपके दिमाग में बना रहे। यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा रखी है, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे, मतलब विदेश मंत्री आप कह सकते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और होम अफेयर्स भी इन्हीं के पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन थे? तो फाइनेंस आर.के. षणमुखम सेठी थे। और मिनिस्टर ऑफ लॉ कौन थे? बी.आर. अंबेडकर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन थे? बलदेव सिंह थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जॉन मथाई थे। और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मैंने आपको बता ही दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद थे। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाईज कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कौन थे? जगजीवन राम थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन थे? कुंवर जी हरमोन जी भाभा। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन थे? अमृत कौर। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ थोड़ा गड़बड़ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था या पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे, बहुत फेमस है ये। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है। जैसे कि ये हो गया, ये भी पूछे जा सकता है, ये हो गए। एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन हाँ आ जाते हैं ये भी कभी ईजी क्वेश्चन के रूप में ऊपर वाले आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। 90% लोगों को आंसर पता होगा, सीपीयू। सीपीयू किस किस चीज़ों से बना होता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, सीपीयू के पास अपनी मेमोरी होती है। आप कहोगे मेमोरी, तो वो सेव क्यों, हम मेमोरी क्यों लगाते हैं? फिर देखो, मेमोरी इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो सीपीयू के पास मेमोरी है ना, बहुत ज़्यादा कम है, उसे कहते हैं, उस मेमोरी को कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर सीपीयू के पास मेमोरी के रूप में होता है। सीपीयू के पास अपना कंट्रोल यूनिट होता है, क्योंकि सीपीयू ब्रेन है तो कंट्रोल करने वाली यूनिट भी तो रखेगा। और साथ साथ सीपीयू के पास ही एएलयू होता है। एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये आप यहाँ आपके लिए आंसर लगा रखा था। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनसाइन फर्स्ट अपीयर। मतलब भारत देश में सबसे पहले सनसाइन कहां पर आपको दिखता है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने यहां पर आपके लिए अरुणाचल प्रदेश की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन मैं आपको करंट अफेयर में देता हूं, तो आपसे अनुरोध है करंट अफेयर को डेली लेना शुरू कर दें, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं वहां पे करंट अफेयर आपको बच्चों वाला लगने वाला है। तो बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो यूनियन टेरिटरी कब बना था? 1972 में। स्टेट कब बना था? 1987 में। कैपिटल इसकी ईटानगर है। डिस्ट्रिक्ट इसके 25 हैं। गवर्नर है इनके बीडी मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। लेजिस्लेचर जो है वो यूनिकैमरल है, मतलब वहां पर सिर्फ असेंबली है, जहां पर 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है। हाई कोर्ट इनका गुवाहाटी ही है, लेकिन इनकी एक बेंच बनी हुई है जिसको हिंदी में पीठ कहते हैं। ईटानगर में इनकी एक बेंच बनी हुई है। और नेशनल पार्क यहाँ पर 2 हैं, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर आप मैप से देखिए, मैं ऐसा ही कुछ करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है और यही क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये 2 देशों से अपनी बाउंड्री को, माफ कीजिएगा 3 देशों से अपनी बाउंड्री को टच करता है। म्यांमार हो गया, चाइना हो गया और भूटान हो गया। इन 3 देशों से अपनी बाउंड्री टच कर रहा है। अगर अंदर बात की जाए, भारत के अंदर ये 2 राज्यों से अपनी बाउंड्री को टच करता है, असम और नागालैंड। पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट फाउंड अबंडेंटली इन सी वाटर, मतलब सी के पानी में जहां नमक मिलता है उसमें किस फॉर्म में मिलता है वो? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में नमक आपको समुद्र के पानी में मिल जाएगा। चलिए, ये आपके लिए आंसर लगा रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है कि 10 लोगों को आप ज़रूर शेयर करेंगे, एटलीस्ट इतना तो करेंगे, और वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना है। धन्यवाद।